गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो आपको पता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एफआरपी अनाउंस कर दिया है शुगर केन के ऊपर इस शुगर सीजन के लिए। तो अब देखते हैं ये एफआरपी होता क्या है। तो एक तरह से आप समझ लो कि ये एमएसपी होता है जैसे आपका बाकी क्रॉप्स पे, उसी तरह से ये एफआरपी होता है शुगर केन के लिए। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जो शुगर मिल्स हैं जो परचेज करती हैं शुगर केन फार्मर्स से, तो उनको मिनिमम इतना प्राइस जो है वो एटलीस्ट जो शुगर मिल्स को जो है वो फार्मर्स को पे ही करना पड़ेगा। तो मिनिमम प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन शुगर का जो प्राइस है वो मार्केट डिटर्मिंड है। ठीक है, तो शुगर, अब आपको याद रखना है कि शुगर केन का प्राइस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, लेकिन जो शुगर का प्राइस होता है जो आप और हम कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं उसकी जो प्राइस है वो मार्केट डिटर्मिंड होता है। अब एफआरपी कैसे फिक्स किया जाता है? यूनियन गवर्नमेंट को जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, वही जो आपका एमएसपी भी जो रिकमेंड करता है, वही सेम एजेंसी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। और उस रिकमेंडेशन, ऑफ कोर्स वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर सकती है। और ये जो प्राइस डिसाइड किया जाता है एफआरपी, बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी है, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं, डिमांड सप्लाई की सिचुएशन कैसी है। तो उसके बेसिस पर जो सीएसीपी है जो वो गवर्नमेंट को जो है रिकमेंड करती है कि इतना एफआरपी होना चाहिए, और उसके बेसिस पर यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड जो है वो अनाउंस करती है कि इस सीजन में जो शुगर मिल्स हैं वो फार्मर्स को कम से कम इतना प्राइस जो है वो पे करेंगी। अब जो ये एफआरपी है, ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 जो है उसके अंडर एक तरह से आप सोच लो कि स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली हुई है इसको। ठीक है, कि जैसे जो आपको पता है ना एमएसपी के लिए वो कह रहे हैं कि एक लॉ बनाओ, एक जो है लेजिस्लेटिव बैकिंग दो। तो एफआरपी को जो लेजिस्लेटिव जो है वो बैकिंग जो है वो नहीं मिली है, लेकिन जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 का। तो एफआरपी के पास भी जो है वो स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, और ना ही जो है वो एमएसपी के पास है। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या होता है एफआरपी और सैप? अब सैप पता है ना आपको, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि शुगर केन का प्राइस सेंटर और स्टेट मिलकर डिसाइड, सेंटर और स्टेट दोनों डिसाइड करते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है एफआरपी, उसको वो जो है वो सीएसीपी के रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एफआरपी डिसाइड करती है। ऐसे ही स्टेट्स भी डिसाइड करती हैं, जो मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो सैप डिसाइड करती हैं, स्टेट एडवाइज प्राइजेस। वो जनरली जो है, क्योंकि सेवरल रीजंस की वजह से जो है वो हमेशा एफआरपी से ऊपर ही होता है। तो अब आपको पता है कि अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है ऑलमोस्ट 300 प्लस जो है रुपीस जो है पर क्विंटल जो है वो प्राइस डिसाइड किया है। एसएपी ऑफ कोर्स वो एफआरपी से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट के अंदर जो शुगर मिल्स हैं वो उनको फार्मर्स को जो है वो ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा शुगर केन के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्राइस डिसाइड कर रही है, और जो अलग अलग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो अपना प्राइस डिसाइड करती हैं, अपना एसएपी डिसाइड करती हैं। अब सीएसीपी क्या है? एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, और 1965 में इसको बनाया गया था, और ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इसकी जो रिकमेंडेशंस जो ये गवर्नमेंट को देती है फॉर एमएसपी और एफआरपी दोनों के लिए, वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राजील, लेकिन इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का। ठीक है, तो आपको याद रखना है फैक्ट, ये ऐसे आपको जो है स्टेटमेंट आ सकती है प्रीलिम्स में, तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम वर्ल्ड में, लेकिन लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड के शुगर के। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English: fair and remunerative price. So recently Cabinet Committee on Economic Affairs has approved FRP of sugarcane for this season, and this is an increased price. FRP is basically a minimum price which is assured to farmers, that this much at least price will be paid by sugar mills to the farmers. So it is kind of an MSP, but in this case sugar mills will be paying this price to the farmers. Okay, so it is this FRP is used to signal to the farmers that how much of the sugarcane or sugar is required in the for the coming year. Okay, so this sugarcane pricing is decided by both the center as well as states. So like in the case of states, the state advised prices are decided. In the case of central government, the fair and remunerative prices are decided. Okay, so just remember, the price of sugarcane may be fixed by the central and state governments, but the price of sugar is market determined. Okay, so sugar mills will have to pay the farmers
that price decided by the central or state government, but the sugar that they will be selling in the market will be decide the price of it will be decided by the market factors. Okay, so the FRP is decided by the union government on the basis of recommendations received from the Commission for Agriculture Costs and Prices. This is the CACP also recommends the government on MSPs. All you know about this. Okay, so FRP is determined under the Sugarcane Control Order of 1966, so it is also not having any statutory backing. Okay, so this FRP is decided by the CACP by taking several factors such as cost of production, demand supply situation, etc. Several factors that are taken into account before the CACP recommends any form of pricing to the central government with respect to FRP. So the difference between FRP and SAP is that the central government decides the FRP and the state governments announce the SAP. So these SAPs are the prices which are announced by the state governments, and the sugar mills operating in these states will have to pay this SAP to the sugarcane farmers. Okay. So this CACP is an attached office of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It is an advisory body, and the advice which it tenders to the government is not binding on it. Okay, so it came into existence in 1965. Another important fact for your exam is that India is the second largest producer of sugar in the world, but it is the largest consumer of sugar. Okay, so now let us see the next topic, which is सुजलाम. तो सुजलाम एक 100 डेज का कैंपेन है जिसको जल शक्ति मिनिस्ट्री ने चलाया है, और इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ODF प्लस विलेजेस बनाने का इसमें जो है वो कैंपेन चलाया जा रहा है. इसके अंदर 1 मिलियन सोक पिट्स बनाने का प्लान है, और ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इसके अंदर चलाई जाएंगी. अब सोक पिट्स क्या होते हैं? अब आपको पता है कि जो सीवेज की मैनेजमेंट के लिए जो है, आपको पता है सेप्टिक टैंक्स होते हैं. तो उन सेप्टिक टैंक्स में जो ग्रे वाटर, जो वेस्ट वाटर इकट्ठा होता है, उसको हम डायरेक्टली तो अब हम ग्राउंड पे नहीं डाल सकते ना, उसको हम ऐसे बाहर तो नहीं फेंक सकते. ठीक है, तो उसको बिफोर जो है वो ग्राउंड में डालने से पहले, ग्राउंड वाटर में, ताकि वो सीप ना हो जाए गंदा पानी, तो उसको हम जो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए सोक पिट्स बनाते हैं. सोक पिट्स क्या होते हैं कि उसके अंदर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए एक लंबे से ऐसे सोक पिट्स बना दिए जाते हैं. उसके अंदर अलग अलग फॉर्म ऑफ जो है प्योरिफिकेशन के लिए, जैसे आपको पता है कि पत्थर लगा दिए जाते हैं या डिफरेंट बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, ताकि जो गंदा पानी है ताकि डायरेक्टली वो जो है ग्राउंड वाटर से ना जाके मिले, ग्राउंड वाटर में सीप ना हो जाए. इसके लिए सोक पिट्स बनाए जाते हैं कि जो वेस्ट है उसको वो सोक कर लेंगे, और जो पानी है जो कि गंदा नहीं है, जो ग्रे वाटर नहीं है, वो नीचे जो है वो सोक हो सकता है. ठीक है, अब जो है इस प्लान के अंदर जो है ODF प्लस स्टेटस वाले विलेजेस बनाने का प्लान है ये, और सोक पिट्स बनाएंगे इसमें बहुत सारे विलेजेस में, और वाटर बॉडीज को भी सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है उसके लिए भी ये कैंपेन चलाया जा रहा है. ठीक है, अब आपको पता है बहुत से विलेजेस में ये इशू होता है. ठीक है, वेस्ट वाटर को डिस्पोज नहीं ठीक से किया जाता, उससे क्या होता है कि वाटर बॉडीज जो है क्लॉग हो जाती हैं. ठीक है, तो उससे डील करने के लिए सुजलाम कैंपेन 100 दिनों के लिए चलाया जा रहा है. अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी, अवेयरनेस जनरेट की जाएगी, बिहेवियर चेंज के ऊपर फोकस किया जाएगा. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ODF प्लस और ODF प्लस स्टेटस क्या होता है. तो ODF में क्या होता है कि कोई भी विजिबल फीसीज जो है वो नहीं दिखनी चाहिए, और जो है हर हाउस होल्ड के या फिर पब्लिक या कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के पास जो है वो सेफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए कि वो डिस्पोजल ऑफ जो है वो फीसीज कैसे करते हैं. ठीक है, अब ODF प्लस में क्या होता है कि कोई भी पर्सन ओपन में डेफिकेट नहीं कर रहा होना चाहिए, ओपन में यूरिनेट नहीं करना होना चाहिए, और कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड और क्लीन होने चाहिए. ODF प्लस स्टेटस जो है वो एक स्टेप और आगे जाता है. ODF प्लस स्टेटस में क्या होता है कि जो फीकल स्लज है या जो फीकल वेस्ट है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी और ट्रीटमेंट भी होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको ओपन में ही उसको डंप कर दो. तो एक तरह से जब फर्स्ट में क्या है कि विजिबल फीसीज नहीं होना चाहिए, सेकंड वाले में क्या है कि टॉयलेट्स प्रॉपरली फंक्शन होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, थर्ड वाले में क्या है कि जो आपके लिए जो वेस्ट भी जनरेट हो रहा है उसकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होनी चाहिए. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. सुजलाम. सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति has announced this program, or it is a campaign of 100 days in which the ministry wants to create more and more ODF plus villages in the country, and through this program the aim is to create almost 1 million soak pits in the villages, so that grey water management can be ensured. So what are these soak pits? So before
uh, before releasing this gray water, which is the waste water from the septage tanks or the uh, the wastewater management facilities, so that this gray water does not get accumulated in a certain area, or it does not pollute the groundwater. These soak pits are constructed so that this gray water can be managed perfectly. Okay, so it has some kind of purifiers, natural purifiers, like some pebbles or some rocks or some even some soil. Okay, so it is, so this, when this gray water passes through through these soak pits, it gets refined. And after that, if even if that wastewater which has been refined by these soak pits, even if it percolates into the soil, it does not pollute the groundwater. So under this program, we want to build almost 1 million soak pits. We want to sustainably manage our water bodies. Okay, because generally we have seen that in villages there is an issue of disposal of wastewater, as well as problem of clogged water bodies. Okay, so we have to revive these water bodies, and we have to ensure community participation and awareness generation, as well as behavioral change, so that ODF plus activities under which are planned under the Swachh Bharat Mission Gramin phase 2 can be ensured. So let us see the difference between ODF, ODF plus, and ODF plus plus. Okay, so in the first one, the ODF one, there should be no visible feces, and every household as well as public or community institutions should ensure that safe technology options are there for disposal of feces. And under the ODF plus category or the protocol, not even a single person should be defecating or urinating in open, and the public toilets as well as community toilets must be properly maintained and clean. Under the ODF plus plus status, there is another option, or there is another addition, in which the feces or the sludge that is generated by these toilets, they must be properly treated and managed before, and should be no discharge or dumping of untreated waste. Okay, so in the first one, there should be no visible feces. In the second one, there should be no one defecating or urinating in open, and no one there should be functional toilets. Okay, in the second one, even the waste should be well maintained and well managed. Okay, so now let us see the next topic, which is forum for decarbonizing transport. तो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने जो है फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट जो है उसको इंडिया में लॉन्च किया है। और जो है इसका मोटिव क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, उसको जो है वो कम किया जा सके। तो ये जो है फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ये हमारे NDC-TIA का पार्ट है। तो NDC-TIA क्या है? नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। इस इनिशिएटिव के अंदर 3 कंट्रीज को सिलेक्ट किया गया है, चाइना, इंडिया और वियतनाम को। मतलब ऑफ कोर्स ये एशिया की कंट्रीज हैं। तो इन 3 कंट्रीज में 7 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये प्रोग्राम चला रही हैं, ताकि जो मेजर एमिशंस होती हैं, इन 3 कंट्रीज में से ही ट्रांसपोर्ट एमिशन सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर ये मिशन चलाया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो एमिशंस हो रही हैं उसको कम किया जा सके। अब ये जर्मन गवर्नमेंट जो है, वहाँ की जो इनकी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है जर्मन गवर्नमेंट की, उनका इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है, उसी का ये जो है फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, और जो ये NDC जो है, ये उन्हीं का ही एक है प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इंडिया में जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसको नीति आयोग जो है वो पार्टनर करेगा, इंप्लीमेंट करेगा इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर क्यों जरूरत है? क्योंकि इंडिया का जो है 3rd मोस्ट CO2 एमिटिंग सेक्टर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा जो जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितनी भी एमिशंस हम करते हैं, ग्रीन हाउस के एमिशंस, उसमें से रोड ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है वो 90% ऑफ टोटल CO2 एमिशंस करता है। तो इसको हमको कम करने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए जो है ये फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट चलाया जा रहा है। अब इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, जैसा मैंने आपको बताया, 2008 में जर्मन जो मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट की, उन्होंने लॉन्च किया था इसको। और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एडेप्टेशन और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स हैं। अब वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 50 कंट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और ये 5 ऐसे जो एरियाज़ हैं, आई एम सॉरी 6 ऐसे क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ पर ये फोकस करती है: क्लाइमेट, एनर्जी, फूड, फॉरेस्ट, वाटर एंड सिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट। वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है, 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, so now let us see this topic in English. Forum for Decarbonizing Transport. So recently Niti Aayog as well as the World Resources Institute, they have partnered with each other and they will be launching this Forum for Decarbonizing Transport in India project. And this project aims to bring down the peak level of greenhouse gas emissions from the transport sector in Asia. So this entire project, this Forum for Decarbonizing Transport, is a part of NDC TIA project, which is being implemented in Asia, and 3 countries have been selected for it: China, India and Vietnam, because they are the major polluters from the transport sector. That's why these countries have been selected. And this entire project is supported by the International Climate Initiative of the German government. The German government's environment ministry, they are supporting this project. And this NDC Transport Initiative for Asia, which is the umbrella forum for these type of projects, it is a joint program of 7 organizations, one of them being the German government's IKI. Okay, so in India, this project is being implemented in 3 countries. So in India, Niti Aayog will be partnering with these organizations, and it will be implementing this project in India. Okay, so India, of course, has a massive transport sector, which is almost contributing it is the third most carbon dioxide emitting sector in India. And amongst this transport sector, 90% of the emissions, the total CO2 emissions, are discharged by or are emitted by the road transport sector. Okay, so this International Climate Initiative is the part of German governments or the German environment ministries since this IKI, this International Climate Initiative. K is here because of the German terminology. Okay, so since 2008, this project is being implemented by the German Environment Ministry, and this International Climate Initiative supports several projects which are working in the climate change mitigation and adaptation, as well as biodiversity related projects. Okay, so this World Resource Institute is a global research organization which is present in almost 50 countries, and it focuses on 6 critical areas such as climate change, energy, food, forests, water, and cities and transport. So it is headquartered in US, Washington DC, and it was established in the year 1982. So the next topic is e-Shram portal. तो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ये जो है ई-श्रम पोर्टल बना रही है और इसको कुछ टाइम में लॉन्च करने वाली है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इसको लॉन्च है, ये होने वाला है लॉन्च. ठीक है, अब ये ई-श्रम पोर्टल क्या होगा, जिसके अंदर 38 करोड़ जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कफोर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, इन सबको जो है रजिस्टर किया जाएगा. एक 12 डिजिट यूनिक नंबर उनको दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में जो है गवर्नमेंट इनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ला सके. ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनको कैसे रजिस्टर किया जाएगा? लेबर मिनिस्ट्री करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, ट्रेड यूनियंस और कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के थ्रू इनको रजिस्टर किया जाएगा. ठीक है, इवन एक टोल फ्री नंबर भी अनाउंस किया गया है जिसको जो है फ़ोन करके वो पूछ सकते हैं जो वर्कर्स होंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, कि कैसे जो है हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. आधार कार्ड का यूज़ करते हुए और बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल्स डालते हुए वो अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, और जो फ्यूचर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिलेंगी इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, इसी श्रम पोर्टल पे जो डेटा डालेंगे उसी के बेसिस पर उनको बेनिफिट्स इस स्कीम के मिलेंगे. ठीक है, so now let us see this topic in English. E-Shram portal. So the government is preparing for the launch of E-Shram portal. So it is basically a database of unorganized sector workers. So approximately 38 crore unorganized workers such as construction workers, migrant workers, street vendors, etc. will be eligible for getting themselves registered on this portal, and this will be a database available for the government so that they can include these unorganized workers in the future social security schemes. So this e-Shram card will be given
in which 12-digit unique number will be given to these workers or these beneficiaries, and these beneficiaries will be identified by the labor ministry, state governments, trade unions, as well as the common services centers. So after this registration, the database will be generated, and the government will have a ready-made database according to which they will be able to transfer the benefits of social security schemes of the government to these registered beneficiaries, who are basically the unorganized sector workers. Okay, so now let us see the next topic, which is Saroop. सो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं, उन्होंने जो है अभी आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है उनका स्वरूप जो है, स्वरूप क्या होता है, एक फिजिकल कॉपी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, उनको जो है वो उन्होंने अपने सिर पर उठाकर जो है वो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट से वो आ रहे थे, ठीक है। तो ये पिक्चर बहुत फेमस हुई है जो अफगानिस्तान से, क्योंकि वो आई है स्वरूप। तो स्वरूप जो है उसको पंजाबी में बीर भी कहा जाता है। फिजिकल कॉपी होती है ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, और इसमें 1430 पेजेस होते हैं, जिन पेजेस को हम अंग कहते हैं, ठीक है। अब स्वरूप जो है उसको सिक्स जो है वो मानते हैं कि वो एक लिविंग गुरु है, ठीक है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो एक लिविंग गुरु है उनके जो है सिक्स के लिए। तो जो जितने भी जो गुरुज थे, अब जो सिक्स बिलीव करते हैं कि जितने भी जो गुरुज थे वो एक ही स्पिरिट थे अलग अलग बॉडीज में, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो इन सारे स्पिरिचुअल जो है, जो इनकी स्पिरिचुअल फॉर्म थी, उन सबको एक तरह से अमेलगमेट करती है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो सारी स्पिरिचुअल फॉर्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो फिफ्थ सिख गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने सबसे पहला जो बीर थे गुरु ग्रंथ साहिब थे, उन्होंने उनको बनाया था 1604 में, और उसको गोल्डन टेम्पल अमृतसर में इंस्टॉल किया था, ठीक है। फिर जो है सेकेंड टाइम पर जो 10th सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने बीर को जो है वो कंपाइल किया था, और लास्ट टाइम वो कंपाइल किया था। उसके बाद जो है 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी जो है उन्होंने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो अब से जो है वो लिविंग गुरु होंगे, और हमारा इसके बाद जो है वो कोई भी और गुरु, सिख गुरु जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। अब गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनके अंदर बहुत सारे हिम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे जो सिख गुरु हैं, सिक्स टोटल सिख गुरुज हैं, कुछ 15 सेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है संत कबीर, संत रविदास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसके अंदर वो उनके जो हिम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। स्वरूप। So recently, Union Minister Hardeep Singh Puri has carried a swaroop of the Holy Guru Granth Sahib Ji on his head, which was flown in from Afghanistan when the Afghan Sikh refugees came to India. And what is this swaroop? So this is basically a physical copy of Shri Guru Granth Sahib Ji. It is also called Beer in Punjabi. Okay, it has 1430 pages, which are referred to as Ang. And the Sikhs consider this Swaroop of Guru Granth Sahib Ji as a living Guru. Okay, so actually the Sikhs believe that all the 10 gurus, they were all same spirit in different bodies, and now all these spirits have been amalgamated or reflected in this Guru Granth Sahib Ji. Okay, so this the first beer of Guru Granth Sahib Ji was compiled by 5th Sikh Guru, Guru Arjan Dev Ji, in 1604, and the 10th Sikh Guru, the Guru Gobind Singh Ji, he compiled the beer for the second and last time in 1708. He said that Guru Granth Sahib Ji jo hai, Guru Granth Sahib will be the living Guru of the Sikhs, and there will be no future Guru for Sikhs, and this Guru Granth Sahib Ji will be considered as the Guru or the compendium of all Gurus of Sikhs. Okay, so this Guru Granth Sahib is a compendium of several hymns which are written by Sikh Gurus, 15 saints, several other famous Sikh people. Okay, so it is a compendium of hymns which are written by several other spiritual saints, and that's why it is very important for the Sikh community. Okay, so now let us see the next topic, which is global manufacturing risk index. तो recently इंडिया जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर सामने आया है, और इवन यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है, और हम इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डिजायर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना है, ठीक है। तो अब ये एक बहुत ही
फेवरेबल, एक बहुत पॉजिटिव जो है ये एक इंडेक्स में हमारी रैंकिंग आई है, तो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम जो है वो इसमें अच्छी चीज़ें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप एक कशमैन एंड वेकफील्ड की जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, जिसके अंदर ये 4 फैक्टर्स जो है वो उसके बेसिस पर ये रैंकिंग की जाती है, जैसे कि रिस्क एंड कॉस्ट फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क, मार्केट कंडीशंस एंड लेबर कॉस्ट, मार्केट एक्सेस। इसके बेसिस पर इंडिया को जो है सेकंड रैंक मिला है। टोटल 47 कंट्रीज हैं यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक की, जिनको जो है रैंक किया जाता है, उसमें इंडिया का जो है वो सेकंड रैंक आया है। इवन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी अच्छा रैंक आया है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। सो Cushman and Wakefield's 2021 Global Manufacturing Risk Index has ranked India as at the second level, even much better than the United States. So this index ranks 47 countries across Europe, America, and Asia Pacific region, and because India has secured a very good rank, that's why it becomes important, because it is a recent news and prelims exam is on the going to happen in the next few weeks. So you'll have to remember this fact because it's a positive news and there could be a question on this particular topic. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.